जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्त, मैं शुरुआत करता हूं मोटिवेशनल कोट्स के साथ इस क्लास को कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। हाँ दोस्त, विश्वास से ही सब कुछ पाया जा सकता है, इसीलिए अपने विश्वास को बनाए रखिए, जरूर एक दिन सफलता हम लोग को मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन करा है कि 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व किसमें है। कि ये परमाणु संख्या मतलब कह रहा है कि किस ग्रुप का है। तो देखिए ये जो है 35 ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन। और ब्रोमीन हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो होता है आयोडीन का 53 होता है परमाणु क्रमांक, ब्रोमीन का होता है 35, क्लोरीन का होता है 17, फ्लोरीन का होता है 9। इस तरीके से हम कहते हैं कि देखिए 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, यानी 8 जोड़ेंगे, फिर 17 में हम 18 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में 18 जोड़ेंगे 53 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हेलोजन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? हेलोजन ग्रुप का, क्योंकि फ्लोरीन का जो होता है ग्रुप वो हेलोजन परिवार कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए हम देखते हैं इसमें पीरियोडिक टेबल को देख करके समझते हैं कि कौन सा तत्व है। देखिए पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये 9 वाला, ठीक है, 17वां ग्रुप जो है 9 से स्टार्ट है, 9, 17, 35, 53 और 85, ये सब क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही है हेलोजन ग्रुप। इसी के बारे में कह रहा था। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में वही पूछ रहा था कि किसका है, किस ग्रुप का है, तो ग्रुप का नाम पूछ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? हेलोजन ग्रुप हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। तो आइए हम समझते हैं कि वर्ग और समूह को कैसे निकालते हैं। तो पीरियोडिक टेबल से हम आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं उसको इजीली तरीके से, बहुत आसान तरीके से। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हीलियम, यानी कि कह सकते हैं कि पहला आवर्त में केवल और केवल कितना तत्व है? 2 है। दूसरा में देखिए यहाँ 3, 4 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है, अर्थात कह सकते हैं इसमें 8 गो है। कितना? 8 एलिमेंट्स हैं, मतलब 8 तत्व हैं। उसके बाद जाकर के 11 से शुरू हो रहा है और इसमें भी 8 तत्व हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं पहला में 8, दूसरा में 8, पहला में 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहला में 2 तत्व हैं, दूसरे में 8 है, तीसरा में भी 8 है। अब देखिए इसमें जब चौथा आवर्त आता है तो चौथे आवर्त से 18 तत्व हो जाते हैं। कितने? 18। 5वें आवर्त में भी 18 तत्व हो जाते हैं। अब आइए छठे की बात। तो छठा में देखिए यहाँ से लेंथेनॉइड अलग चला गया और यहाँ से एक्टिनॉइड नीचे अलग चला गया। तो हम कह सकते हैं कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ये दोनों क्या है? ये दोनों 6 का है लेंथेनॉइड और 7 का है एक्टिनॉइड। तो इस तरह के 7 आवर्त होते हैं। तो 7 आवर्त में इस तरीके से इसमें कह सकते हैं कि 14 तत्व तो ये लेंथेनॉइड का, 14 एक्टिनॉइड का है। तो 18 ये हो गया, 14 ये हो गया, तो मतलब इसमें 32 हो गया और इसमें भी 7वां में भी 32 हो गया। तो मतलब कह सकते हैं पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, 5वां में भी 18, छठा में 32, 7वां में 32। इस प्रकार से ये सब तत्व की संख्या है प्रत्येक आवर्त में। ठीक है, अब इसमें देखिए यदि हमको पूछ रहा था कि चौथे आवर्त, तो चौथे आवर्त देखिए पहला आवर्त की बात करेगा तो पहला में केवल और केवल 2 है, एक इधर हाइड्रोजन है, इधर हीलियम है। तो पहला आवर्त तो ये हो गया। दूसरे आवर्त की बात करते हैं तो दूसरा में देखिए यहाँ 3 से स्टार्ट है, तीसरा में 11 से, चौथा में 19 से और 5वां में 37 से, छठा में 55 से और 7वां में 87 से स्टार्ट। अब देखिए इसको ध्यान रखिए आप, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। तो इस प्रकार से याद रखिए, यदि इसके बाद पूछा जाए क्या, 1 के बाद या 3 के बाद, 11 के बाद, 19 के बाद, 37 के बाद, 55 के बाद, 87 के बाद, तो आपको ये याद रखना है कि 3 के बाद यदि पूछेगा कब तक? 10 तक, क्योंकि देखिए 11 से यहाँ स्टार्ट है तीसरा आवर्त। तो 3 से लेकर के यदि 10 तक की बात किया तो ये किस आवर्त में आएगा? ये 3 से 10 तक आ जाएगा दूसरा आवर्त में। ठीक है, अगर तीसरा आवर्त की बात करेगा तो याद रखेंगे कि 11 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा? 11 से यहाँ देखिए 19 है तो मतलब 18 तक जाएगा। कहाँ तक? 18 तक। ये आएगा किस आवर्त में? तीसरा आवर्त में। और 19 से स्टार्ट है तो 19 से लेकर के देखिए यहाँ 37 है, तो 37 में हम कह सकते हैं कि 19 से लेकर के 37 है, तो हम कह सकते हैं क्या इसमें जो 36 तक होगा, 36 तक होगा, यानी कि 19 से लेकर के 36 तक इसमें आएगा, चौथा में आएगा। और 5वां में 37 से लेकर के कहाँ तक आएगा? देखिए यहाँ 55 से स्टार्ट है तो 54 तक, कहाँ से हो जाएगा? 37 से लेकर के 54 तक हो जाएगा छठा आवर्त में। और हम कह सकते हैं क्या
सॉरी चौथा ये 5वां आवर्त में, और इसके बाद 55 से लेकर के कहाँ तक 86 तक, क्योंकि यह 87 से स्टार्ट है, तो 55 से लेकर के 86 तक में जो भी आएगा वो सब किस में आएगा, वो सब आएगा छठा आवर्त में। क्या आएगा, छठा आवर्त में। अब 87 से लेकर के जो भी आएगा कहाँ तक, 87 से लेकर के 118 तक के हम कह सकते हैं कि 118 तक के तत्व जो हैं 118 नंबर तक के, वो सब किस में आ जाएंगे, 7वें आवर्त में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया, तो ये हो गया 7वां आवर्त। मतलब कि आवर्त निकालना आप सीख गए कि याद रखना है 1, 3, 11, 19, 37 और 55, इस प्रकार से याद रखिए। और उसके बाद ये तो आवर्त निकालना सीख गए, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 से आप आवर्त निकाल सकते हैं। अब देखिए वर्ग कैसे निकालेंगे, तो अभी याद रखना है आपको ये नंबर, क्या ये नंबर याद रखना है। और जिस आवर्त के बारे में, जैसे चौथा वर्ग कहेगा, चौथा वर्ग कहेगा तो इसमें से 1 घटा देंगे और इस वाला में से जोड़ देंगे, ठीक है। और यदि मान चलिए कि कह रहा है कि किसी का 17वां वर्ग में है, 17वां में तो 1 घटा देंगे, कितना करेंगे, 16 करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 16 है, तो ये किसके किसके बीच में है, देखिए 11 से स्टार्ट होता है 19 के बीच में, यानी कि 11 से 19 के बीच में है। तो 11 से 19 के बीच में मतलब 18 तक ही होगा, तो 11 से 18 तक में किस आवर्त में आता है, तो किस आवर्त में आएगा, तो तीसरा आवर्त में, तीसरा आवर्त का तत्व होगा। 17 पूछ रहा था तो हम कर देंगे उसको 16, जोड़ देंगे किस में, 11 में, तो हो जाएगा 17वां, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 11 में 17 जोड़ देंगे, जो आएगा परमाणु क्रमांक को लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन के अनुसार अब आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह, तो चौथे आवर्त, चौथा आवर्त, तो पहला आवर्त 1, पहला आवर्त कहाँ से शुरू था, 1 से, दूसरा आवर्त था 3 से, तीसरा कौन सा था, तीसरा 11 से, और चौथा था 19 से। तो चौथा आवर्त है तो मतलब 19 के बाद होगा, तो ये देखिए ये है 20, और उसके बाद आवर्त तो दूसरा समूह करा था, तो पहला 19 है तो दूसरा के 20 होगा, तो दूसरा 20 होगा, तो इसका मतलब है कि ये दूसरा वर्ग हो गया। और आवर्त की बात करेंगे तो चौथा आवर्त, क्योंकि 19 से स्टार्ट होता है चौथा आवर्त, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम का 20 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आई होप कि ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए तत्वों में से डैश का आकार सबसे छोटा है। तो देखिए किसका आकार छोटा है, तो हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं कि जैसे पीरियोडिक टेबल है, तो इधर बाईं से दाईं की ओर जाते हैं तो घटता है, क्या होता है, आकार घटता है, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। अब इसमें देखिए सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखिए पॉजिटिव चिन्ह का मतलब है कि यदि इसने त्याग किया है, क्या किया है, त्याग। तो सोडियम में 11 होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो ये भी 10 ही है। ये 13 होता है, 3 त्याग कर दिया, तो ये भी 10 है, और ये भी 10 है। तो इसके इलेक्ट्रॉन से इसके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके स्थान परमाणु क्रमांक से बहुत ज़्यादा फर्क होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटोन के आधार पर रखा गया। किसके आधार पर, प्रोटोन के आधार पर रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, तो सबसे छोटा आ जाएगा इसमें एल्युमिनियम, क्योंकि देखिए एल्युमिनियम, सोडियम है, मैग्नीशियम है, 11, 12 और 13। तो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, आगे जाने क्या होगा, आकार घट रहा है, आकार घट रहा है, तो इसका नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि एल्युमिनियम सबसे क्या है, छोटा है, क्योंकि 11, 12 के बाद आता है 13, तो 13 नंबर जाकर के छोटा जो, क्योंकि इधर जाने पर दाईं ओर क्या होता है, आकार घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि अब अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध धातु नहीं है। देखिए अर्ध धातु नहीं है मतलब करा उपधातु नहीं है, तो देखिए बोरॉन भी उपधातु है, आर्सेनिक भी उपधातु है, सिलिकॉन भी उपधातु है। 7 उपधातु का नाम हम बताए थे, आप देखिए ध्यान से। तो इधर हम बताए थे पीरियोडिक टेबल में, देखिए ये जो जिगजैग लाइन है, कहा जाता है कि जिगजैग लाइन किसको, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करता है, तो ये जो उपधातु है, कितने 7 उपधातु हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये सब क्या है, ये सब है उपधातु। उपधातु के इस पार जो भी आएगा अधातु आएगा, और इस पार से आएगा तो वो धातु हो जाएगा। तो इस प्रकार से धातु हो गया, इधर अधातु हो गया। तो इसमें से देखिए कौन सा आ जाएगा, जो उपधातु को छोड़ करके जो आ जाएगा राइट साइड, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब अधातु हो जाएगा। तो कह सकते हैं इसमें से क्लोरीन जो 17 है वो जिगजैग लाइन के उस पार है, तो ये क्या हो गया, ये अर्ध धातु हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं अधातु है। क्या है, बाकी सब क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि यौगिकों का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है, ठीक है, तो इसकी वाष्प घनत्व 90 है। तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या है, तो आणविक सूत्र के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें देखिए वाष्प घनत्व बराबर होता क्या है, इसे देखिए आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला होता है आणविक सूत्र। क्या होता है, आणविक सूत्र का द्रव्यमान जो होता है, मतलब कह सकते हैं
उसका बराबर हो जाता है 2 गुने वाष्प घनत्व। क्या होता है? वाष्प घनत्व होता है। तो अब यहाँ वाष्प घनत्व 90 दिया हुआ था, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब 180 हो गया तो अब देखिए यहाँ CH2O का पहले निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा आणविक सूत्र। आणविक सूत्र निकालेंगे तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16। इस तरह से हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 12 2 14, 14 और 16 कितना हो गया? 14 16 हो गया मतलब 30। कितना हो गया? 30। तो आप देखिए 30 हो गया तो 30 का मतलब है कि 30 को कितना से मल्टीप्लाई कर दें तो 180 हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब कार्बन 6 होना चाहिए। क्या? कार्बन 6 होना चाहिए। तो अब देखिए कार्बन तो 6 हो गया, लेकिन इसका आणविक द्रव्यमान भी तो 180 पूरना चाहिए। तो कार्बन 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन आणविक द्रव्यमान देखना पड़ेगा कितना होता है। आणविक द्रव्यमान टोटल कुल मिलाकर कितना आया था? कुल मिलाकर आया था 180, इतना पूरना चाहिए द्रव्यमान। तो कार्बन देखिए 12 गो है, तो बर्छक हो गया इसमें 72। कितना हो गया? 72 प्लस हाइड्रोजन 12 है तो 12 का 12 ही होगा, चूंकि एक द्रव्यमान हाइड्रोजन का एक ही होता है। और 16 होता है ऑक्सीजन का, तो हम कह सकते हैं कि 6 गए तो 16 96 हो गया। और इस सब को ऐड करने के बाद देखिए 12 72 कितना हो गया? ये हो गया 84 और प्लस इसमें जोड़ देंगे 96, तो दोनों को जोड़ करके कितना आ जाता है? 180, अर्थात एक नंबर सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 180 पूर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिल्सरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए गिल्सरॉल का रासायनिक सूत्र होता है C3H8O3। ठीक है, C3H8O3 गिल्सरीन का सही सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए इसमें दिया हुआ एस्टर। एस्टर के कारण ही फलों में गंध होता है। क्या होता है? फलों में गंध की बात करें तो ये एस्टर के कारण ही फलों में गंध होता है। और इथेनॉल की बात करें तो ये इथेनॉल क्या होता है? शराब जो बनता है इसी इथेनॉल का ही बनता है। क्या? इथेनॉल ही होता है शराब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि फिनोप्थेलिन, क्या फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर क्या हो जाता है? तो फिनोप्थेलिन को सिरके में जब डाला जाता है तो रंगहीन हो जाता है। क्या होता है? रंगहीन होता है, कोई भी रंग इसमें नहीं होता। इस प्रकार से आप याद रखिए। लेकिन फिनोप्थेलिन को यदि अम्ल में डालते हैं, क्या यदि अम्ल में डालते हैं तो अम्ल के साथ ये रंग देता है। क्या? अम्ल के साथ ये रंग होगा, पर इसको यदि सिरके में डालेंगे, सिरका भी एक अम्ल ही है, लेकिन सिरका में डालने से रंगहीन हो जाता है, ये इसका एक अपवाद है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सरल लोलक के गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ से एक लोलक लटका हुआ है, ये कह रहा है कि महत्तम विस्थापन, तो महत्तम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक साधारण लोलक को धातु का बॉल्ब लकड़ी के बॉल्ब से बदल दिया जाए तब उसका समय अवधि क्या होगा? तो देखिए लकड़ी के बॉल्ब से बदल दिया था, साधारण लोलक की बात कर रहा है। किसका? साधारण लोलक। साधारण लोलक का फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G। क्या होता है? L/G। तो आप देखिए इसमें लंबाई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि लकड़ी का बॉल्ब रहे चाहे धातु का बॉल्ब रहे, उसके द्रव्यमान पर कोई निर्भर ही नहीं पड़ेगा। तो द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं पड़ेगा तो कह सकते हैं कि यथावत रहेगी। क्या रहेगी? यथावत रहेगी। लेकिन यदि बात करें आपको किस लोलक की, यदि बात करें स्प्रिंग लोलक की, किसका? स्प्रिंग लोलक। तो स्प्रिंग लोलक का जो होता है आवर्तकाल, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर M/K होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो स्प्रिंग लोलक जो होगा, स्प्रिंग लोलक में द्रव्यमान बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, द्रव्यमान घटेगा तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का क्या होगा? तापमान अधिक हो और शुष्क हो, तापमान अधिक हो और आर्द्र हो। तो देखिए आप एक बात समझिए, जब बारिश का मौसम होता है, तो जब बारिश का मौसम जब होता है तो उस समय गर्मी भी रहती है। क्या रहती है? उस समय गर्मी भी रहती है। तो गर्मी में बहुत ज़्यादा मतलब कि पसीना चलने लगता है। तो गर्मी के साथ जो आर्द्र मौसम होता है ना, मतलब कह सकते हैं पानी वाला मौसम होता है, धीरे धीरे पानी मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वर्षा के समय में शरीर से निकलने लगता है। तो तापमान अधिक होगा और आर्द्र होगा, क्योंकि वायुमंडल में जब पानी की मात्रा रहेगा तभी तो वो हमारे शरीर में पसीना की मात्रा में भी निकलेगा। तो शुष्क नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आर्द्र हो। तापमान अधिक हो और आर्द्र हो तो मतलब अधिक पसीना निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि अधिक शुष्क रहेगा तो पानी सूख जाएगा, पानी शरीर से सूख जाएगा तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत कम जैसे पसीना बाहर आ पाएगा, क्योंकि सूखते रह चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कर रहा है कि एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लग जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है, तो इसकी अच्छी पकड़ तब होगी। तो देखिए जिस प्लेट को हम गर्म करेंगे, जिस चीज को हम गर्म करेंगे वो फैलेगा। क्या होता है, धातु को गर्म करने पर धातु फैलती है। तो देखिए इसमें अगर मान चलिए एक प्लेट है, उस प्लेट में छिद्र है, तो छिद्र है तो प्लेट को यदि हम गर्म कर देंगे तो छिद्र बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छिद्र एक्सपेंड होगा यानी बड़ा हो जाएगा। अब इसमें हम जो कील है उस कील को डालेंगे तो ये छिद्र जिस समय बड़ा है उस समय डाल दिए। अब ये ठंडा होगा तो ठंडा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अच्छी पकड़ ये बना लेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन इस अनुसार क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए कि पीतल की प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट को गर्म कर दी जाएगी। तो ठीक है, स्टील की प्लेट यदि गर्म कर देंगे तो फैल जाएगा, और उसके बाद जो प्लग उसमें लगाएंगे वो ठंडा होगा, वो ठंडा रहेगा, तो ये प्लेट ठंडा होने पर क्या होगा, अच्छी पकड़ बना लेगी। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता मापता है, और वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर नहीं वोल्टामीटर है। तो देखिए वोल्टामीटर एक बर्तन होता है। क्या होता है, बर्तन। अगर वोल्टमीटर की बात करेगा तो वो क्या मानता है, वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है। किसका, विभवांतर को, वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, और यह समांतर क्रम में लगा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि संचरण के समय, क्या, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल कहलाता है। तो उच्च घनत्व का जो क्षेत्रफल होगा उसको संपीडन कहेंगे। क्या कहेंगे, उच्च घनत्व का क्षेत्र को कहते हैं संपीडन। और यदि निम्न घनत्व की बात करें तो वो हो जाता है विरलन। क्या होता है, निम्न घनत्व का बात होता है तो वो विरलन हो जाता है। उच्च घनत्व कहेगा तो संपीडन हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन इसका डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित की घटना होती है। तो देखिए जब ये चमकीली सतह है, तो चमकीली सतह है तो ये नियमित होगा। क्या होगा, नियमित होगा, नियमित घटना होगा। तो इस परिवर्तन की घटना को कहते हैं नियमित। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी दर्पण, क्या, यदि किसी दर्पण का फोकस दूरी +15 है तो यह है, देखिए उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी हो, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, या हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण में याद रखिए लगभग हर चीज प्लस ही होता है। सिर्फ वस्तु की दूरी उत्तल हो चाहे अवतल हो निगेटिव होती है, बाकी जो कुछ भी होता है उत्तल में प्लस होता है और अवतल में माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई है प्लस, फोकस लंबाई दिया हुआ है +15, तो इसका मतलब है क्या, उत्तल दर्पण है। क्या कि यदि किस हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसकी है, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक की बात करा तो यह किसकी है, ये थियोफ्रेस्टस का। किसका, थियोफ्रेस्टस ने लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम। अरस्तु की बात करें तो बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, ये बायोलॉजी के पिता कहा जाता है अरस्तु को। और हिप्पोक्रेटस की बात करें तो हिप्पोक्रेटस ने मेडिसिन का जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मेडिसिन का जनक कहा जाता है। ठीक है, और डार्विन ने क्या दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। किसका, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। इस प्रकार से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन जो है ये कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। इसको क्या कहते हैं, कीट संवर्धन कहते हैं। इस प्रकार से याद रखिए। और मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। इस प्रकार से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। तो बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनिक की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बायोसिस्टमैटिक्स। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी तरीके से आपको ये वीडियो साइंस का टेस्ट सीरीज मिलता रहे। और अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं, 1.5x में करके जल्दी से देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।